दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। और जिस तरह से प्रकृति का एक अनोखा नजारा हम सभी को देखने मिल रहा है, जिसे त्राही या हाहाकार कहें, हम उम्मीद करते हैं आप अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपना अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। आज शनिवार है और शनिवार के दिन हम मिलते हैं और बात करते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ, जहां पर प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ करके किन्हीं दो किताबों पर हम सभी को या तो उसकी समीक्षा कह लें, उसकी आलोचना कह लें, या उस पुस्तक पर हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो आइए एक बार फिर से शनिवार की शाम ठीक 8 बजे हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। सर, द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत और बहुत धन्यवाद रवि जी। जी सर। और आज आदरणीय सर ने जिन दो किताबों का चयन किया है, उन दो किताबों में पहली है केदारनाथ सिंह का दूसरा घर और दूसरी है कहानी बीच आवाजाही। ये दोनों ही पुस्तकें मृत्युंजय पांडे जी द्वारा लिखी गई हैं। दोनों ही किताबों की जो विधा है वह आलोचना की किताबें हैं। मृत्युंजय पांडे जी का परिचय देना हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिनकी पुस्तकों के बारे में आज आप जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, वे मूल रूप से गोपालगंज बिहार से आते हैं, लेकिन उनकी जो पढ़ाई हुई है, एमए, एमफिल, पीएचडी, उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से किया। और यह जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी पर, उनके कवि कर्म पर, उनकी पहली पुस्तक मृत्युंजय पांडे जी की कवि जितेंद्र श्रीवास्तव प्रकाशित हुई, जो कि आलोचनात्मक पुस्तक रही। और उसके बाद में सिलसिला चल निकला कहानी से संवाद, कहानी का अलक्षित प्रदेश, रेणु का भारत, कविता के सम्मुख, साहित्य, समय और आलोचना। यह आलोचनात्मक पुस्तकें और इसी श्रृंखला में आज की हमारी दो पुस्तकें, और साथ में संपादन किया है इन्होंने नई सदी नई कहानियां, जो 3 खंडों में प्रकाशित हुई है, प्रेमचंद निर्वाचित कहानियां, जयशंकर प्रसाद निर्वाचित कहानियां। और द न्यू भारत की पटल की तरफ से हम आपको शुभकामना और बधाई देते हुए सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मृत्युंजय जी को आलोचना के लिए बहुत प्रतिष्ठित सम्मान देवी शंकर अवस्थी सम्मान सन 2018 में प्राप्त हुआ है। और यह खुशी की बात है कि यही पुरस्कार इससे पूर्व में आदरणीय जितेंद्र जी को भी प्राप्त हो चुका है। आप वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हिंदी विभाग से संलग्नित होकर जुड़कर सुरेंद्रनाथ कॉलेज, कलकत्ता विश्वविद्यालय से संलग्नित पढ़ा रहे हैं। आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई किताबें आपकी भविष्य के लिए प्रतीक्षारत है। तो आइए आज की दो महत्वपूर्ण पुस्तकों की, आलोचनात्मक पुस्तकों की ओर आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। लेकिन उससे पूर्व, यदि आप फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपसे उम्मीद है कि आप अन्य साहित्य प्रेमियों तक, किताब प्रेमियों तक, रचना धर्मियों तक यह कार्यक्रम न सिर्फ पहुंचाएं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएं, जो भी ऐसे कार्यक्रमों को पसंद करते हैं। आइए सुनते हैं आदरणीय जितेंद्र जी को। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया, पुनः धन्यवाद। आज हम लोग, जैसा कि आपने बताया ही, कि 2 किताबों पर चर्चा करेंगे। मृत्युंजय पांडे की लिखी किताबों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहली किताब है केदारनाथ सिंह का दूसरा घर। किताब का जो शीर्षक है वो शायद एक अलग ढंग का अर्थ दे रहा होगा। आलोचक का मंतव्य यहाँ, क्योंकि केदारनाथ सिंह एक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, पूरी दुनिया उन्हें एक बड़े कवि के रूप में जानती है।
एक ऐसे कवि के रूप में जिसने हिंदी में कविता लिखते हुए भारतीय कविता को असाधारण ऊंचाई दी, ऐसे कवि के रूप में जानती है दुनिया। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो केदारनाथ सिंह के गद्य से परिचित हैं। लोग यह तो जानते हैं कि उनकी कुछ गद्य में किताबें हैं, लेकिन उस तक पहुंच बहुत कम लोगों की रही। और केदार जी के गद्य पर अलग से कोई स्वतंत्र पुस्तक आई हो, मेरी स्मृति में नहीं है। संभवतः केदार जी के गद्य पर यह पहली ही किताब है, मुकम्मल लिखी हुई किताब, यह संपादित किताब नहीं है मृत्युंजय की। बहुत मन से मृत्युंजय ने इस किताब को लिखा है। केदार जी मेरे गुरु थे, और थे क्यों? गुरु तो कभी अ, अतीत नहीं होता। गुरु अतीत हो जाए तो समस्याएं हो जाती हैं। तो केदार जी भौतिक रूप से अब नहीं हैं हमारे बीच, लेकिन मेरे गुरु हैं, और हमेशा रहेंगे। अ, अभिधा में भी मेरे गुरु थे, और कविता में भी मेरे गुरु थे, हैं। दोनों कह सकते हैं। तो केदार जी पर यह किताब कई कारणों से मुझे अच्छी लगी, लगती है। ये किताब बहुत पहले मेरे पास आ गई थी, इसे कई बार मैंने पढ़ा। मृत्युंजय ने बहुत डूब कर केदार जी पर लिखा है। जाहिर है कि यह एक अलक्षित प्रदेश था। अलक्षित जब मैं कह रहा हूं तो इसे बहुत अविधा में न लें। अलक्षित का मतलब जिस ओर लोग कम गए, और वहां जाकर मृत्युंजय ने केदार जी की जो उपलब्ध किताबें हैं, उनका शोध प्रबंध हो, उनका एमए का जो डिसर्टेशन था, लघु शोध प्रबंध, वह हो, कल्पना और छायावाद नाम से जो किताब थी उनकी, बिंब विधान पर जो उनकी पीएचडी थी, बहुत अलग किस्म की किताब है। उसके बाद मेरे समय के शब्द जैसी किताब हो उनकी, अ, उनके जो पत्रों का संग्रह हो वो हो, या जो कुछ भी उन्होंने गद्य में लिखा, एक बहुत सारे संस्मरण जो उन्होंने लिखे एक समय हिंदुस्तान अखबार में जो संकलित प्रकाशित हो रहे थे, वो भी जब संकलित हुए और प्रकाशित हुए, उन सबको केंद्र में रखते हुए मृत्युंजय पांडे ने इस किताब को संभव किया है। और बहुत अच्छा लगा कि चूंकि मृत्युंजय रचनाओं में गहरे उतरने की कोशिश करते हैं, और एक कवि मन है उनके पास, तो बार बार वो कविताओं के उद्धरण के साथ जाते हैं। इस किताब की भूमिका में बल्कि एक जगह उन्होंने, भूमिका ही है, बाघ से भेंट करके उन्होंने लिखा है, पहला लेख कहना चाहिए उसे, भूमिका के बाद। एक तरह से इस किताब की प्रस्तावना है, जिसमें मृत्युंजय ने केदार जी से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र किया है, और विधिवत मुलाकात का जिक्र किया है। और ये महज संयोग था कि वहां मैं भी था, और मृत्युंजय से मेरी पहली मुलाकात थी। उसके पहले मृत्युंजय मेरी कविताओं पर लिख चुके थे एक किताब, लेकिन मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं थी। ये प्रोफेसर अरुण होता ने एक सेमिनार किया था अपने विश्वविद्यालय में, बारासात में, वहीं पर मुलाकात हुई मृत्युंजय से। केदार जी और मृत्युंजय की मुलाकात हुई, मेरी भी मुलाकात हुई। बहरहाल ये प्रसंग अलग हैं। इसके जो शीर्षक दिए हैं, मतलब अपनी व्याख्या के लिए जो शीर्षक चुने हैं मृत्युंजय ने, वो ये बताते हैं कि किस हद तक डूब कर केदार जी के गद्य को, केदार जी के कवि मन को, केदार जी के चिंतक मन को, और केदार जी के आलोचनात्मक विवेक को मृत्युंजय ने समझा है। मैं आप बाघ से भेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आप सब जानते होंगे जो लोग केदार जी की कविता से परिचित हैं, कि बाघ उनकी एक लंबी कविता है, बल्कि स्वतंत्र संग्रह के रूप में अब वो प्रकाशित है। पहली बार उसके कुछ अंश आलोचना में छपे थे, फिर प्रतिनिधि कविताएं जब उनका संग्रह आया राजकमल से, प्रतिनिधि कविताओं का, उसमें उसके कुछ अंश छपे, और बाद में वो पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। और वो एक तरह से हिंदी कविता की उपलब्धि है बाघ। वहां पर उससे शीर्षक उठाया है, और केदार जी को भी उस रूप में देखने की कोशिश की है।
कविता का गद्य और गद्य की कविता, एक तरह से कोलन लगाकर कहा है। एक शीर्षक है बीच में नहीं आई दिल्ली। केदार जी की एक कविता में प्रसंग आता है कि अ, लोग मिले और बीच में दिल्ली न आए। वहां से शीर्षक उठाया है इन्होंने। तुम्हें भी याद है कुछ ये कलाम, कविता में प्रवेश उर्फ बीज शब्दों की तलाश। ये भी एक प्रसंग बस जानना जरूरी है कि बच्चन सिंह की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है बीज शब्द। बच्चन सिंह केदार जी के मित्र भी थे और संबंधी भी थे। जब उनकी वो किताब तैयार हुई थी तो उस किताब का नामकरण केदार जी ने ही किया था, इसे कम लोग जानते हैं। तो एक तरह से इससे जोड़कर देखना चाहिए इसे। केदारनाथ सिंह की आधुनिकता और भारतीयता, बहुत अच्छा निबंध है यह। पाश्चात्य कविता और केदारनाथ सिंह, इसको भी बहुत मन से लिखा है मृत्युंजय ने। अभी मैं थोड़ा बहुत जिक्र करूंगा इसका। आलोचना के दरवाजे पर दस्तक, बिंब विधान बनाम कविता का आंतरिक संघर्ष, मार्क्सवाद, आध्यात्मिकता और दिल्ली, केदारनाथ सिंह की प्रतिबद्धता, प्रेमचंद और केदारनाथ सिंह, अंत में बच गई कविता। मृत्युंजय ने केदारनाथ सिंह के संग्रहों के आधार पर, उनकी पुस्तकों के नाम के आधार पर एक कविता लिखी है। मैं सुनाऊंगा वो कविता, मुझे अच्छी लगती है वो। मृत्युंजय जब भी व्याख्या में जाते हैं और लगातार जाते हैं और ऐसे लोगों को देखते हैं, अ, साधारण लोगों को लेकर के उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं। नूर मियाँ, 1947 का विभाजन भारत का, उसको संदर्भ में रखकर बहुत प्रसिद्ध कविता है। जगन्नाथ को केंद्र में रख करके जो कविता है, ये जितना है, उन सबको बीच बीच में लेकर के आते हैं ये। और पहले निबंध में ये बताने की कोशिश की है मृत्युंजय ने कि केदार जी का की जो कविता का गद्य है और उनके गद्य में जो काव्यात्मकता है, एक तरह से उसका विश्लेषण करने की कोशिश की है और अच्छे ढंग से इसको संभव किया है। बहुत रोचक है। मृत्युंजय की भाषा बोझिल भाषा नहीं है। वो ज्ञान का आतंक नहीं पैदा करती है, बल्कि ज्ञान का प्रसार करती है। हमारे अ, आलोचना में एक समस्या है कि बहुत सारे लोगों की आलोचना ज्ञान का आतंक पैदा करती है, वो ज्ञान का प्रसार करने में अक्षम हो जाती है। मृत्युंजय की आलोचना ज्ञान का प्रसार करती है, वो आलोचना में विश्वास पैदा कराती है। ये एक विधा है, सर्जनात्मक विधा है, ये ठस और निर्जीव विधा नहीं है। ये पढ़ते हुए आपको बहुत आनंद आएगा। कैलाशपति निषाद उन केदार जी के बहुत मित्र थे। उनके उनको संबंधित जो चिट्ठियां हैं उनका भी संकलन अब प्रकाशित है, सब कुछ है इसमें। एक कविता अ, ऐसी है जो केदार जी के संग्रह में जब आई, बहुत बाद के संग्रह में, सृष्टि पर पहरा में, तो थोड़ा उसका पाठ परिवर्तित था। लेकिन बहुत उसके पहले उनकी चिट्ठियों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ, वहां पर जब वो संकलित हुई तो उसका पाठ अलग था। दोनों कविताओं के पाठ को आमने सामने रखकर मृत्युंजय ने यह बताया है कि जो पहला कविता का जो पहला पाठ है, जो 1978 में कविता लिखी गई थी, जिसका आंशिक संशोधन बाद में है, तो कैसे हृदय पक्ष और विवेक पक्ष को सामने रखकर अपनी बात की है और अ, अपना मत जो पहले का पाठ है यानी 78 वाली कविता का पाठ है उसके पक्ष में दिया है। ये आलोचक का अपना विवेक है। ये होता ही है। देखिए क्या होगा कि एक कविता जब, हालांकि वो छप गई किताब में, छपने अगर छपी ना हो तो कई बार जब वो प्रकाशन के लिए जा रही होती है तो हल्का फुल्का परिवर्तन उसमें आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। क्योंकि हम लोगों को दो किताबों पर चर्चा करनी है, लेकिन इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊंगा। इसमें तमाम जो साधारण लोग हैं उनको लेकर जो कविताएं केदार जी ने लिखी, जगन्नाथ दुसाद हो, नूर मियाँ हो, इब्राहिम मियाँ हो, कैलाशपति निषाद हो, या भोजपुरी के बड़े नाट्य शिल्पी भिखारी ठाकुर हों, उन पर मैं यहीं पर कहता चलूं कि मुझे बराबर इस बात से दिक्कत होती है। लोग जैसे कालिदास के बारे में कहते हैं कि कालिदास संस्कृत के शेक्सपियर थे, उसी तरह लोग भिखारी ठाकुर को कहते हैं कि भोजपुरी के शेक्सपियर। भिखारी ठाकुर तो समझ में आता है बाद में हुए,
कालिदास तो शेक्सपियर से पहले हुए। कहा तो यह जाना चाहिए कि शेक्सपियर अंग्रेजी के कालिदास हैं। हाँ, लेकिन हम औपनिवेशिक चित्त से इस कदर प्रभावित होते हैं। हमारा औपनिवेशिक चित्त जो वर्षों की, सैकड़ों वर्षों की जो गुलामी रही, उसका ये है कि हमें शेक्सपियर ऊपर समझ में आता है, कालिदास बाद में। नहीं भाई, अगर कालिदास और शेक्सपियर में कुछ भी समतुल्यता आप देखते हैं तो ये कहा जाना चाहिए कि शेक्सपियर अंग्रेजी के कालिदास हैं। और हमारे पास अपनी समतुल्यता है। मुझे शेक्सपियर से कोई ऐतराज नहीं, वो महानतम नाटककार हैं। कोई मुझे ये मतलब कोई ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि मैं शेक्सपियर की आलोचना, लेकिन मुझे लगता है कि आ, अपने पर गर्व करने की एक जो आदत है और वाजिब कारणों से गर्व करने की वजह है, वो हमें नहीं खोनी चाहिए। हमें उसको बचाना चाहिए और औपनिवेशिक चित्त से मुक्त होना चाहिए। भिखारी ठाकुर पर बहुत अच्छी कविता है, तो उन सब के बहाने उसमें गांधी जी भी आते हैं और बहुत सारे प्रसंग तो लेकर के आते हैं। जो मैं कह रहा था कि बीच में न आए दिल्ली, केदार जी के लोक की व्याख्या करते हैं मृत्युंजय इसमें, और उनके गद्य के माध्यम से कब्रिस्तान में पंचायत, जो बहुत महत्वपूर्ण किताब केदार जी के गद्य की है, उसके माध्यम से उसको व्याख्यायित और परिभाषित किया है, उसके निबंधों के माध्यम से किया है। एक प्रसंग बताता चलूं आपको, कब्रिस्तान में पंचायत में वो है। और ये संयोग है कि मैं उस इलाके से ही आता हूं जहां के लिए यह प्रसंग लिखा गया है। पडरौना के बारे में लिखा गया है। पडरौना मूल रूप से अब कुशीनगर जिला हो गया है, लेकिन वो मेरा जो गृह जनपद है देवरिया, उसी का हिस्सा था बरसों बरस। अ, अगर मैं नहीं भूलता तो 88 या 89 में वो अलग जनपद बना। पहले पडरौना ही नाम था, बाद में कुशीनगर नाम हो गया उसका। और उचित हुआ क्योंकि महात्मा बुद्ध से जुड़ी जगह वहीं पर है। तो चूंकि मैं उसी जनपद का हूं तो जानता हूं कि एक समय एक प्रसंग हुआ, एक जमीन का विवाद था, और उसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों में विवाद था। और जब ये तय हुआ कि दोनों पक्ष अपने किसी एक एक व्यक्ति का नाम बताएं, जो लोग बैठकर फैसला कर दें और वो इनको मान्य होगा, आपको आश्चर्य होगा कि जब दोनों पक्षों की पर्ची खोली गई तो दोनों में केदारनाथ सिंह का नाम था। मुस्लिम पक्ष के लिफाफे में पर्ची में भी केदार जी का नाम था और हिंदू पक्ष में भी केदार जी का नाम था। तो उस छोटे से कस्बे में, जिसकी जो उनकी कई कविताओं में आता है, वहीं उन्हें देवेंद्र कुमार, उनके गोरखपुर और उस अंचल में रहते हुए भी देवेंद्र कुमार जी से उनकी मित्रता हुई, जिन्हें बंगाली जी कहते हैं, जिन पर उनका एक लेख भी है। इसमें उन पर एक कविता भी है, उनकी उनकी कविता भी है। और बड़े कवि थे देवेंद्र कुमार जी, दलित समाज से आते थे, वहीं कसिया कुशीनगर के। तो इन सबको मृत्युंजय ने अपने बहस और विवेचना के केंद्र में रखा है इस किताब में। त्रिलोचन उनके गुरु, काव्य गुरु थे, इसको उन्होंने बार बार स्वीकार किया है। उनका भी संदर्भ इस किताब में आया है, उसको लिया है। कैसे जो पाश्चात्य कविता है, पाश्चात्य कविता, और वहां पर पाश्चात्य कविता में जो परिवर्तन हो रहे थे, उन सबको केदार जी किस तरह देख रहे थे, उस पर बहुत अच्छा निबंध लिखा है। उसकी व्याख्या करते हुए मृत्युंजय ने, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। जो आधुनिकता और भारतीयता वाला निबंध है, वह भी मृत्युंजय की एक तरह से आलोचक की उपलब्धि है। बहुत डूब कर, बहुत तलीके से उद्धरणों पर अपनी बात रखते हुए मृत्युंजय ने उसकी व्याख्या की है और काम किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तमाम लोगों का जो संस्मरण वाला पक्ष है, उन सबको बीच बीच में याद किया है। अज्ञेय के जो कई संदर्भ हैं, उसको मृत्युंजय ने इसमें शामिल किया है, उस पर बातचीत की है, अपनी व्याख्या प्रस्तुत की है, अपने ढंग से उसको रखा है। अब आलोचक अपनी बात कहता ही है, कहना चाहिए उसे, तो होना चाहिए। अक्क महादेवी का भी एक संदर्भ आता है इस किताब में, और उस पर भी अपनी बात कहते हैं मृत्युंजय, केदार जी के बहाने, केदार जी को लेकर के। ये आधुनिकता और भारतीयता वाला जो निबंध है इस किताब का, उसमें
कैसे केदार जी का जो विस्तार है पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक की जो भारतीय कविता है, केदार जी की कितनी बारीक नजर थी उस पर, इसकी व्याख्या की है मृत्युंजय ने केदार जी के निबंधों के माध्यम से, कहीं कहीं उनकी अपनी कविताओं के माध्यम से भी उसको रखा है बीच बीच में। तो ये केदार जी को मतलब ऐसे समझिए, जो लोग केदार जी की कविता को सिर्फ जानते हैं, केदार जी की कविता से परिचित हैं, अगर वो इस किताब को पढ़ते हैं तो एक तरह से केदार जी का जो एक और लोक है, केदार जी का जो कह सकते हैं काव्य लोक के साथ साथ जो उनका गद्य लोक है, विचार लोक है, वो सब इसमें उनको दिखाई देगा, मिलेगा। और शायद केदार जी का पूरा पता भी मिले। अ, उनका मुख्य घर तो कविता का घर है, और यह जो दूसरा घर है, गद्य का घर, हर बड़े कवि का कोई एक घर नहीं होता है। अगर एक घर है तो फिर कवि कैसे हो सकता है? उसके कई घर होते हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। अ, हर उसके उसका जो पाठक है, उस पाठक का घर भी उसका अपना घर है। लोक जिसमें वो रमता है वह भी उसका घर है। जहाँ भी है कवि, अ, जहाँ-जहाँ उसकी कल्पना उसे ले जाती है, जहाँ-जहाँ उसके समय का यथार्थ उसे ले जाता है, वो सब उसका घर होता है। इसीलिए कवि सबका अपना होता है। सब उसे एक बड़े कवि में सब लोग अपना पता ढूँढ लेते हैं, अपना ठिकाना ढूँढ लेते हैं, इसीलिए क्योंकि सबका घर उसका घर है और उसका घर सबका घर है। इस अर्थ में जो उसका काव्य लोक है, सारी चीज़ें। अ, तो इस किताब में वो सारी चीज़ें निकल कर के आई हैं। वो बातें हैं अंत में। मृत्युंजय ने इसमें जो अपनी कविता शामिल की है, उनकी प्रतिबद्धता पर भी बातचीत की है कि कैसे केदार जी ये नहीं चाहते थे कि अलग से उन्हें कोई जनवादी कहे या कुछ कहे। मार्क्सवाद के प्रति उनके मन में विश्वास था और वो विश्वास बना रहा, और इसलिए कि दुनिया में वंचितों के लिए वो उसे एक ज़रूरी वैचारिकी मानते थे, वो चीज़ वहाँ दिखाई देती है। और जो विकास और विनाश तमाम चीज़ें हैं, वो सारे संदर्भ थे। प्रेमचंद को लेकर केदार जी जिस तरह से सोचते थे, अपनी ओर से मृत्युंजय ने इसका शुरुआत भी की है कि इसे पढ़ते हुए असहज लग सकता है यह शीर्षक, लेकिन इसमें ढूँढने की कोशिश की है प्रेमचंद से केदार जी के रिश्ते को। एक विद्यार्थी के तौर पर हम लोग जानते हैं कि प्रेमचंद से, कबीर से क्या रिश्ता था केदार जी का, कक्षाओं में हम सब उससे रूबरू होते थे। लेकिन एक आलोचक के तौर पर बहुत दूर बैठे मृत्युंजय ने भी अ, केदार जी और प्रेमचंद के रिश्ते को समझा और समझाने की कोशिश की है। उनकी जो कविता है मृत्युंजय की, कबीर पूरब से नहीं, पश्चिम से नहीं, दक्षिण से नहीं, यहाँ उत्तर से देखो, जमीन पक रही है और अभी बिल्कुल अभी दिखा है अकाल में सारस, कालस्ताए को साइकिल से जाते हुए। कबीर तुम सृष्टि के पहरुआ, हमारे समय के शब्द बन गए हो, मगहर में ही नहीं, कब्रिस्तान में भी तुम पर होने लगी है बहस, मानो बैठी हो पंचायत, स्वर्ग नरक का निर्णय करने। कबीर तुमसे कहना चाहता हूँ, बाघ और बकरी एक साथ एक घाट पर अब नहीं पीते पानी, समय बदल गया है, त्रिलोचन को भी नहीं दिखा बाघ किसी कुम्हार की आंख। तो केदार जी के संग्रहों और उनकी काव्य पंक्तियों के बीच से मृत्युंजय ने ये कविता संभव की है, जो ये बताता है कि मृत्युंजय मन से कवि हैं। उनके भीतर एक कवि है, इसलिए कविताओं की व्याख्या भी वो बहुत अच्छे से बहुत डूब कर करते हैं, लेकिन कहानियों की भी करते हैं। और ये जो अगली किताब है, कहानी बीच आवाजाही, इसके पहले भी कहानी आलोचना पर एक किताब मृत्युंजय की कहानी का अलक्षित प्रदेश नाम से आ चुकी है, उसमें भी उन्होंने कहानियों पर बातचीत की थी। इस संग्रह में कुछ प्रमुख हिंदी की कहानियों को केंद्र में रखकर बात की है, और वही जो उनका विवेक और एक तरह से जो काव्यात्मक विवेक है, उनका शीर्षक किस तरह रखवाता है, इसमें भी आप देखेंगे। पूस की रात कहानी की व्याख्या करते हुए
हल्कू गोबर का पता पूछ रहा है। गोबर जो है वो गोदान का पात्र है, हल्कू पूस की रात का पात्र है। दोनों कृतियों के बीच 5 वर्ष का 35 में लिखा गोदान को लिखा जाता है, 36 में वो प्रकाशित होता है, 30 में पूस की रात कहानी प्रकाशित होती है। तो अंतर है। और व्याख्या में हम सब जो प्रेमचंद को पढ़ते और पढ़ाते हैं, हम लोग मानते हैं कि जो पूस की रात की मुन्नी है उसका विकास धनिया में किया है प्रेमचंद ने। और ये सही है कि प्रेमचंद के पूरे साहित्य में धनिया जैसी प्रखर स्त्री पात्र मुश्किल से आपको मिलेगी, बहुत प्रखर स्त्री पात्र। मुन्नी में उसकी वो तेजस्विता दिखाई देती है आरंभिक तौर पर। तो अपने ढंग से प्रेमचंद के साहित्य के भीतर से ही सूत्र तलाश करके पूस की रात की अपनी व्याख्या संभव करते हैं। और किस तरह किसान के मजदूर बनने की जो त्रासदी है जिसे प्रेमचंद पूस की रात में दिखा रहे थे, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और सफल कोशिश करते हैं। मृत्युंजय ठाकुर का कुआं कहानी की भी इसी तरह उन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को सामने रखकर कि उन्होंने बल्कि इनका शीर्षक भी उन्होंने चुना है, दलित का न तो गांव है न शहर न देश। ओम प्रकाश वाल्मीकि की बहुत चर्चित कविता है इसी शीर्षक से, ठाकुर का कुआं नाम से, प्रेमचंद के शीर्षक से ही। और तो इसको लिया है इन्होंने। जो हिंदी कहानी में बार बार जिस कहानी का जिक्र होता है, उसने कहा था मतलब शिल्प के स्तर पर, तथ्य के स्तर पर पहली जो सजग कहानी हिंदी की मानी जाती है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। उस कहानी की भी बहुत अच्छी व्याख्या प्रेम का अलौकिक स्वरूप शीर्षक से की है। और ये व्याख्या भी पढ़ने लायक है, देखी जानी चाहिए। एक बहुत आदर्शवादी किस्म की कहानी जिसे हम सब ने अपने किशोर वय में पढ़ा, किसी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में ये लगी होती थी, सुदर्शन जी की कहानी हार की जीत। हाँ, आप सब जानते होंगे, जिसमें चोर है और बाबा हैं, और उस कहानी में किस तरह आदर्शवाद को, वो पूरा दौर दरअसल आदर्शवाद का ही था। और यह भी सही है कि सुदर्शन प्रेमचंद से बहुत प्रभावित थे। तो उसकी भी व्याख्या की है। और मुझे लगता है कि ये विद्यार्थियों के भी बहुत काम की है, जो क्योंकि ये कहानी बार बार पाठ्यक्रमों में भी आती है। और जो लोग कहानी के पाठक हैं, विद्यार्थी होने के अलावा भी शिक्षक हैं, कहानी में जिनकी दिलचस्पी है, उनके भी काम की चीज है। रेणु पर बड़ा काम है मृत्युंजय का। उनकी किताब रेणु का भारत, जिसके लिए उनको देवी शंकर अवस्थी सम्मान मिला था। रेणु पर उन्होंने एक कलकत्ते की मुक्तांचल पत्रिका का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषांक भी संपादित किया। उनकी कहानियों पर अलग से उनकी एक किताब प्रस्तावित है, आने वाली है। इसमें भी उनकी अ, दो कहानियों की, रसप्रिया अक्ल और भैंस की, बहुत बहुत अच्छी व्याख्या की है। रेणु को ठीक से समझते हैं मृत्युंजय, उनके लोक को भी समझते हैं, उनके विवेक को भी समझते हैं, उनकी वैचारिकी को भी समझते हैं। और ठीक ढंग से उनकी कहानियों को डिकोड करते हैं मृत्युंजय। तो ये दोनों भी इसमें हैं। आप सब जानते हैं, रसप्रिया तो बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। और कोसी का घटवार हिंदी की मुझे लगता है अद्वितीय प्रेम कहानी है। एक दो प्रेम कहानियों का अगर सिर्फ जिक्र करना हो तो कोसी का घटवार, शेखर जोशी की कहानी, उसका जिक्र जरूर आएगा। अच्छी व्याख्या है इस कहानी की भी, मन लायक व्याख्या है। और पढ़ी जानी चाहिए ये व्याख्या भी इनकी महत्वपूर्ण है। प्रेम जीवन की दिशा बदल देता है, इसका शीर्षक है। हाँ, तो रसप्रिया का जो शीर्षक दिया है इन्होंने, एक कलावंत का शोक गीत, है ना। अक्ल और भैंस जो है, सभी लेखकों को गांव भेज देना चाहिए। और मन्नू भंडारी की एक कहानी है, तीन निगाहों की एक तस्वीर, बहुत प्रसिद्ध कहानी है। उसके लिए जो शीर्षक बनाया है अपनी व्याख्या के बीच से, स्त्री मन की तस्वीर। तो त्रिशंकु भी मन्नू जी की कहानी है। दो कहानियां इन्होंने मन्नू जी की ली हैं, विचारों और संस्कारों का द्वंद्व। दोनों कहानियां बहुत महत्वपूर्ण। त्रिशंकु तो बहुत जगहों पर पाठ्यक्रम में है, और तीन निगाहों की एक तस्वीर भी पाठ्यक्रम में है।
रांगे राघव का नाम आते ही उनकी गदल कहानी जहन में आ जाती है और अद्भुत कहानी है। अ, आज जो स्त्री विमर्श है, नारीवाद है, उस ढंग से भी देखें तो गदल का एक महत्व स्थापित होता है। विचारों और क्या कहते हैं, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, बहुत अच्छा शीर्षक है। अ, एक कवि मन है मृत्युंजय के पास जो उन्हें नीरस होने से बचाता है। यथार्थ को नहीं छोड़ते वो, विश्लेषण की तीक्ष्णता को नहीं छोड़ते वो, लेकिन उनका कवि मन मतलब जो सहजता है उसको कहीं न कहीं बचा कर रखता है। तो ये भी इसमें आता है। काशीनाथ सिंह की कहानी लाल किले के बाज, इसकी भी अच्छी व्याख्या है। 1977 का इतिहास आप सब जानते हैं। इमरजेंसी के तुरंत बाद का समय, जनता पार्टी की सरकार, वो तमाम चीज़ें हैं। उस दौर का की पूरी राजनीति है, उस को रखा है। संजीव की कहानी कन्फेशन को रखा है, राष्ट्रीयकरण, निजीकरण और स्त्री। शीर्षक से भी पता चल जाता है कि कहानी में क्या है और मृत्युंजय उस कहानी में क्या ढूंढ रहे हैं। मृत्युंजय उस कहानी से क्या में क्या लक्षित कर रहे हैं और क्या रेखांकित कर रहे हैं। उदय प्रकाश की बहुत चर्चित कहानी और अंत में प्रार्थना, अ, इसकी भी सार्थक और महत्वपूर्ण व्याख्या की है इन्होंने। शिवदयाल जी की कहानी विद्रोही का अनशन, जेपी आंदोलन पर केंद्रित है ये कहानी। और अब तो लोग भूल चुके हैं जेपी आंदोलन को, बहुत सारी चीजों को, लेकिन कम से कम इसमें दो जो कहानियां हैं उनके माध्यम से वो दौर निकल करके आता है। तो शिवदयाल जी की कहानी का भी अ, अच्छा विश्लेषण इसमें आपको मिलेगा। पंकज मित्र की कहानी, दो कहानियां पंकज मित्र की लिए, हमारे दौर के बहुत सशक्त कथाकार हैं पंकज मित्र, बहुत महत्वपूर्ण मजबूत कथाकार हैं। उनकी दो कहानी और मृत्युंजय का मन पंकज की कहानियों में खूब लगता है। उन पर भी एक किताब उनकी प्रस्तावित है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में कभी आएगी। तो सहजन का पेड़, सामंती जो मूल्यबोध है उसको, और अजब लाल एमडीएम, जो वर्तमान शिक्षा का स्वरूप है उसको केंद्र में रख करके, तो इसकी इस ढंग से व्याख्या की है। अब शशिभूषण द्विवेदी की मृत्यु हो चुकी है, युवा कथाकार थे, कम उम्र में चले गए। उनकी ब्रह्म हत्या एक बहुत चर्चित कहानी थी। उसकी भी व्याख्या एक नए इतिहास की तलाश के रूप में की है। कई कहानियों की व्याख्या में कवियों को उद्धृत किया है। जैसे पहली ही कहानी हल्कू जो पूस की रात है, उसमें मैथिली शरण गुप्त की कविता लेकर आते हैं। कहीं पर दिव्य रमेश की कविता है, कहीं पर एक कवि थे कलकत्ते के ही प्रकाश, हम लोगों के बहुत प्रिय थे, अब नहीं रहे कम उम्र में। वो उनका निधन हो गया एक तरह से। उनकी एक कविता थी प्रेमचंद के पात्रों को लेकर, तो पूस की रात को लेकर उस कविता को, पूरी पूरी कविता को उद्धृत किया है इसमें इन्होंने। जैसा मैंने कहा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता को उद्धृत किया है। ठाकुर का कुआं में एक जगह दिव्य रमेश की कविता को किया है, एक जगह धूमिल की कुछ पंक्तियों को उद्धृत किया है। कुल मिलाकर कहना यह है कि मृत्युंजय कहानी को समझते हैं, कहानी के मर्म को समझते हैं, और कहानी और कविता के विश्लेषण के लिए आलोचक के पास जो जीवनधर्मी भाषा होनी चाहिए, प्राणयुक्त भाषा होनी चाहिए, वो मृत्युंजय के पास है। और यही उनको हमारे समय का एक महत्वपूर्ण आलोचक बनाती है। ये भाषा बनाती है, ये विश्लेषण पद्धति, यह भाषा, हाँ, और उनका चयन, ये सब मिलाकर उन्हें एक महत्वपूर्ण आलोचक के रूप में स्थापित करते हैं। तो इन दोनों किताबों के लिए और इससे पूर्व की किताबों के लिए भी और आने वाली किताबों के लिए भी मृत्युंजय को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय सर ने आज की दोनों ही किताबों के बारे में न सिर्फ आप सभी को जानकारी दी, उसकी अपनी नज़र में समीक्षा प्रस्तुत की। एक कहानी बीच आवाजाही और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक जिसके बारे में सर ने कहा, केदारनाथ सिंह का दूसरा घर। सर ने कहा कि मृत्युंजय जी न सिर्फ कवि मन हैं बल्कि कहानियों को भी बखूबी समझते हैं, बखूबी जानते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने न सिर्फ कविता के साथ साथ कहानियों की भी अच्छी खासी आलोचना की है।
सर ने उनकी कविताओं की कहानियों की जिक्र करते हुए, कहानियों का उल्लेख करते हुए बताया कि किस प्रकार की कौन-कौन सी कहानियाँ और उसके भीतर में कहानियों के पात्र आए हुए हैं। कविताओं का ज़िक्र आदरणीय सर ने किया। एक कवि का पहला घर उसका कविता का घर होता है, सर ने कहा, लेकिन साथ ही साथ सर ने विस्तार करते हुए कहा कि हर एक कवि का घर उसके अपने सुनने पढ़ने वाले का हृदय भी होता है। मन से तो आप कवि हैं मृत्युंजय जी, लेकिन साथ ही साथ आलोचना में भी आप एक बेहतर कार्य कर रहे हैं, ऐसा आदरणीय जितेंद्र जी ने कहा। आज की इन दोनों ही पुस्तकों पर कीमती मूल्यवान टिप्पणियों के लिए हम आदरणीय जितेंद्र सर आपके आभारी हैं, और साथ ही साथ मृत्युंजय पांडे जी जो कि शुरुआत में हमें देख रहे थे, यदि अभी उपस्थित हैं तो हम आपको मृत्युंजय जी एक बार पुनः आपकी इन दोनों पुस्तकों के लिए और साथ में भविष्य में आने वाली पुस्तकों के लिए भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही साथ बधाई भी देते हैं। और हमारे साथ जुड़े समस्त दर्शक जो बिमल कुमार सिंह जी, संतोष मिश्रा जी, शिवा वावलवार जी, बिमल कुमार सिंह, देवेश त्रिपाठी जी, आप सभी का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपनी बहुमूल्य टिप्पणियों से इस कार्यक्रम को नवाजा। नितिन सागर जी लिख रहे हैं, ज्ञान का आतंक नहीं, ज्ञान का प्रसार। बहुत सुंदर विश्लेषण आदरणीय सर ने कहा। और आदरणीय मृत्युंजय जी भी हमारे साथ उपस्थित हैं। मृत्युंजय जी, एक बार पुनः आपको बधाइयों के साथ में आप सभी से उम्मीद और अनुरोध कि जो साहित्य प्रेमी है, साहित्य को समझते हैं, साहित्य को सुनना चाहते हैं, उन सभी तक इस कार्यक्रम को आप साझा करें, शेयर करें। आदरणीय सर, आपका एक बार पुनः धन्यवाद, और अगले एक शनिवार छोड़कर फिर शनिवार को मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। फिलहाल के लिए रुक रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।